1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। आधा टोक्यो बर्बाद हो चुका है। 40 लाख लोग बेघर है। जीडीपी 1930 के स्तर पर पहुंच चुका है। हर तरफ सिर्फ खंडर, बेरोजगारी और उम्मीद से भरी खाली आंखें। ऐसे वक्त में मसारू इबुका और अकियो मोरिटा ये दोनों एक ऐसा सपना देख रहे थे जो उस समय के जापानियों को पागलपन लग रहा था। उनके पास ना बड़ा ऑफिस था ना पैसे। एक बॉम्ब ब्लास्ट से टूटी इमारत में शुरू हुई उनकी छोटी सी दुकान आज सोनी है, जिसकी वैल्यू आज $10 बिलियन से भी ज्यादा है। सोनी ने रेडियो, टीवी, वॉकमैन, प्ले स्टेशन, रोबोटिक डॉग्स, स्पाइडरमैन मूवी सब कुछ बनाया। लेकिन ये सफर कैसे पूरा हुआ? इसमें दुनिया की सबसे बड़ी हैकिंग शामिल थी, रिस्क था, धोखा था और एक ऐसा जुनून था जिसने जापान को दुनिया के मैप पर लाया। यह है सोनी की वो पूरी कहानी जो एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी और आज हर घर में मौजूद है। पहले बात करते हैं इन दोनों के बैकग्राउंड की। अकियो मोरिटा का जन्म 1921 में नागोया, जापान में हुआ। पिछले 14 पीढ़ियों से उनका परिवार एक शराब की भट्टी चलाता था जिसे साके कहा जाता था। ये एक ट्रेडिशनल जापानी अल्कोहल का बिजनेस था जिसे पिता के बाद बेटे के हाथ में सौंप दिया जाता था और अकियो को भी यही करना था। लेकिन अकियो का दिल कहीं और था। वो रेडियो खोलता, उसके वायरस के साथ खेलता और फोनोग्राफ को ठीक करने में घंटों बिताता। उनके पिता को समझ में आ जाता है कि वो बिजनेस संभालने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। तभी अकियो एक दिन कहते हैं, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं फिजिक्स और इंजीनियरिंग पढ़नी है, और सरप्राइजिंगली उनके पिता मान भी जाते हैं। यही डिसीजन उनकी जान बचाता है और उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब 1941 में जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करता है और दोनों के बीच में वॉर शुरू होता है। जापान की मिलिट्री हर नौजवान को बुला लेती है, लेकिन अकियो अपनी फिजिक्स की डिग्री की वजह से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे नहीं जाते, तो वो नेवी के लिए वेपन्स डिजाइन करना शुरू करते हैं और 1944 में वहीं पर उनकी पहली मुलाकात मसारू से होती है। अब बात करते हैं मसारू इबुका की। मसारू का जन्म 1908 में जापान के निक्को में हुआ। वो भी एक इंजीनियर ही थे। वो दोनों ही नेवी के लिए वेपन्स डिजाइन करना शुरू करते हैं, लेकिन उन दोनों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उन दोनों का एक ही सपना था कि टेक्नोलॉजी का वॉर के लिए नहीं, लोगों के रोज के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए यूज करना। लेकिन उनका ये इंतजार काफी लंबा होने वाला था। अब कॉन्टेक्स्ट समझो। 6 और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिराता है। हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 40,000 लोग तुरंत मर जाते हैं। इसके अगले कुछ महीनों में रेडिएशन से और लाखों लोग मर जाते हैं और जापान सरेंडर कर देता है। जापान का बहुत बुरा हाल था। तभी अकियो और मसारू की नौसेना में जो नौकरियां थी वो अचानक खत्म हो जाती है और वो अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। अकियो उस वक्त टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू करते हैं और इसी दौर में मसारू एक छोटी सी दुकान शुरू करने का फैसला करते हैं। इस समय जापान में बिजनेस शुरू करना दुनिया की सबसे खराब जगहों में से एक था। ज्यादातर बड़े शहर बमबारी की आग से तबाह हो चुके थे। लगभग आधे लोगों के पास रहने की जगह ही नहीं थी और बेघर लोग सर्दियों की रातों में ठंड से मर जाते थे। पुलिस भी कहीं नजर नहीं आती थी। कई जवान लड़के जापानी माफिया में शामिल होने लगे क्योंकि कोई वैध नौकरियां नहीं थी। ऐसी हालात में मसारू एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपना पहला प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक राइस कुकर बनाते हैं। जापान में राइस स्टेपल फूड है और हर घर में रोज खाया जाता है। उनका आइडिया काफी अच्छा था, लेकिन ये कुकर फ्लॉप हो गया क्योंकि उसमें कभी राइस कच्चा रह जाता तो कभी जल जाता। फिर वो अपना दूसरा प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक हीटिंग ब्लैंकेट बनाते हैं, लेकिन ये बहुत अनसेफ था क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट का रिस्क था और उनका दूसरा प्रोडक्ट भी फ्लॉप हो जाता है। लेकिन मसारू रुकते नहीं। उनके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आता है। वॉर के दौरान जापानी गवर्नमेंट ने रेडियोस के वायर्स काट दिए थे ताकि अमेरिकन प्रोपेगेंडा ना सुना जा सके। अब वॉर खत्म था और लोग अपने रेडियोस ठीक करवाना चाहते थे। मसारू रेडियो रिपेयर सर्विस शुरू करते हैं और ये हिट हो जाती है। लोग फॉरेन म्यूजिक और न्यूज सुनने लगते हैं और ये खबर जापान की एक टॉप मैगजीन में छप जाती है। अब यहाँ से ट्विस्ट आता है।
अकियो वो मैगजीन पढ़ते हैं एंड मसारू को ढूंढते हैं और दोनों साथ मिलकर एक कंपनी बनाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अकियो के लिए ये आसान नहीं था क्योंकि लगभग 300 सालों से उनकी परिवार की परंपरा थी शराब की भट्टी और ये बिजनेस उनके पिता के बाद उन्हें चलाना था। एक दिन वो अपने पिता से बात करते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी में कुछ करना है और हैरानी की बात ये होती है कि उनके पिता उनके ट्रेडिशनल बिजनेस को साइड रखकर अकियो को अपने पैशन को फॉलो करने की इजाजत देते हैं और उन्हें बिजनेस के लिए 1,90,000 येन देते हैं। उस टाइम के हिसाब से ये बड़ी रकम थी। 1946 में दोनों साथ मिलकर टोक्यो तुशिन कोग्यो यानी टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन शुरू करते हैं। यही नाम बाद में सोनी बना, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। 1950 में उन्होंने पहला टेप रिकॉर्डर बनाया। ये जापान की गवर्नमेंट के लिए था, लेकिन ये मास मार्केट में बिल्कुल नहीं चला और इसकी सेल सिर्फ 100 यूनिट्स के आसपास थी। लेकिन इसने एक पोर्टेबल वर्जन की नींव रखी। 1952 में ट्रांजिस्टर एक गेम चेंजर बनकर उभरा। अमेरिका की बेल लैब्स ने 1947 में ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था। अकियो अमेरिका जाते हैं और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक से ट्रांजिस्टर लाइसेंस के लिए बात करते हैं। बहुत लंबी और कड़वी बहस के बाद $25,000 में उन्हें लाइसेंस मिला। सोनी ने ट्रांजिस्टर रेडियोस बनाना शुरू किया, लेकिन उनका पहला ही बैच 95% डिफेक्टिव निकला। इसके चलते कंपनी के फंड्स खत्म होने लगे और उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा। 1955 में सोनी ने जापान का पहला ट्रांजिस्टर रेडियो TR-55 लॉन्च किया। ये सोनी के लिए राहत की सांस जैसा था। फिर 1957 में TR-63 ये दुनिया का पहला पॉकेट साइज रेडियो लॉन्च किया। इसके 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गए और पहली बार सोनी का नाम घर घर में पहुंच गया। अब एक पर्सनल एंगल। अकियो एक बार अमेरिका जाते हैं। इस यात्रा के दौरान वो अमेरिका में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। अमेरिका से वापस आते वक्त वो जर्मनी में भी रुकते हैं, जो उस वक्त वर्ल्ड वॉर के बाद शानदार कमबैक कर रहा था। वहाँ सब देखकर अकियो को दो चीजें बहुत क्लियर हो जाती है कि जापान बाकी दुनिया से काफी पीछे रह गया है और उस दौर में मेड इन जापान का मतलब था सस्ता और लो क्वालिटी सामान। और यहीं से अकियो ठान लेते हैं कि इस परसेप्शन को अब बदलना होगा और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने पहले अपनी कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा नाम चाहिए था जो कुछ अलग हो और उन्हें एक नाम मिला सोनी। ये नाम लैटिन के शब्द सोनस से आया था जिसका मतलब है साउंड। और फिर 1958 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ऑफिशियली सोनी कर दिया। सोनी ने जल्द ही अपना फोकस टीवी पर शिफ्ट किया। देखो 1960 के आसपास जो कलर्स टीवी आ रहे थे उनकी क्वालिटी काफी खराब थी। कलर्स डल होते थे, इमेज ब्लरी होती थी। सोनी ने इसे सीरियसली लिया और 1961 में उन्होंने टीवी टेक पर काम शुरू किया। इसी के साथ वो पहली जापानी कंपनी बनी जिसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। इसका असर ये हुआ कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजरें सोनी पर टिक गई। 1968 में सोनी ने ट्रिनिट्रॉन टीवी लॉन्च किया। इसमें एक यूनिक कैथोड रे ट्यूब थी जो शार्प एंड वाइब्रेंट कलर देती थी। उस वक्त इसका प्राइस $200 था, यानी करीब 20,000 येन। सुनने में ये महंगा लगता है, लेकिन ये इतना पॉपुलर हुआ कि इसके 29 करोड़ यूनिट्स बिक गए। इसके साथ ट्रिनिट्रॉन ने एमी अवार्ड जीत लिया और सोनी जापान की पहली कंपनी बन गई जिसे टीवी टेक्नोलॉजी के लिए ये ऑनर मिला, जिससे सोनी ने मेड इन जापान को क्वालिटी का सिंबल बना दिया। आजकल नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं से आप टीवी शोज कभी भी देख सकते हो, लेकिन 1975 तक टीवी शोज को एक खास समय पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता था और अगर आप टाइम चूक गए तो मौका खत्म। सोनी ने इसका सॉल्यूशन निकाला और 1975 में उन्होंने बेटामैक्स नाम से एक वीडियो कैसेट रिकॉर्डर लॉन्च किया। अब लोग एक चैनल चुन सकते थे, टाइमर सेट कर सकते थे और बेटामैक्स जो भी चल रहा है उसे रिकॉर्ड कर लेता था ताकि वो इसे दोबारा देख सके। शुरुआत में ये रिकॉर्डर बड़ी सफलता लग रहा था, लेकिन फिर बेटामैक्स को VHS से कड़ी टक्कर मिली। हैरानी की बात यह है कि बेटामैक्स की इमेज क्वालिटी VHS से बेहतर थी और इसे बेहतर टेक्नोलॉजी माना जाता था, लेकिन फिर भी VHS ने ये फॉर्मेट वॉर जीत लिया क्योंकि VHS सस्ता था और बेटामैक्स से 4 गुना ज्यादा कंटेंट स्टोर कर सकता था। अकियो और मसारू ने जितने भी पैसे बेटामैक्स पर लगाए थे, कुछ ही सालों में वो सब डूब गए।
सोनी अब पैसों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन यहाँ अकियो रिस्क लेते हैं और ऐलान कर देते हैं कि अगर उनका अगला प्रोडक्ट फेल हुआ तो वो अपनी कंपनी छोड़ देंगे। 1979 में उन्होंने अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट TPS L2 नाम से एक वॉकमैन लॉन्च किया। ये एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था जो ऑडियो कैसेट से चलता था। पहली बार लोग अपना म्यूजिक कहीं पर भी सुन सकते थे। एक साल के अंदर ही 40 करोड़ वॉकमैन बिक गए, लेकिन सोनी के लिए ये इतना सक्सेस काफी नहीं था। सोनी म्यूजिक मार्केट को पूरी तरह से बदलना चाहती थी, इसलिए 1982 में सोनी ने फिलिप्स के साथ पार्टनरशिप की और $30 मिलियन इन्वेस्ट करके अपना पहला CD प्लेयर CDP-101 लॉन्च किया। ये CD प्लेयर सोनी के लिए बहुत बड़ी सफलता साबित हुआ और CD ने सोनी की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। आखिरकार सोनी का ग्लोबल रेवेन्यू सालाना करोड़ों तक पहुंच गया। इसके साथ उन्होंने 1988 में CBS रिकॉर्ड्स और उनके म्यूजिक कलेक्शन को $2 बिलियन में पूरी तरह से खरीद लिया। बाद में ये सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट बन गया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड लेबल है और बॉब डिलन से लेकर माइकल जैक्सन तक के एल्बम बना चुका है। सोनी म्यूजिक में एक मजबूत ताकत बन गया, लेकिन हमेशा की तरह वो और विस्तार करना चाहते थे, इसलिए सोनी ने वीडियो गेम्स में कदम रखने का फैसला किया। 1991 में सोनी ने एक जापानी गेमिंग कंपनी निंटेंडो के साथ पार्टनरशिप की और CD बेस्ड कंसोल पर काम शुरू किया, लेकिन निंटेंडो ने उन्हें धोखा दिया और फिलिप्स के साथ पार्टनरशिप करके सोनी ने सुझाव दिए हुए CD प्लेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर गेम्स बनाना शुरू किया। ये गलती निंटेंडो की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हुई। सोनी के पास निंटेंडो से ज्यादा रिसोर्सेज थे, इसलिए सोनी ने अपने कंसोल में ढेर सारी टेक्नोलॉजी डाली जिसके सामने सुपर निंटेंडो बच्चों का खिलौना लगने लगा। इसके चलते प्ले स्टेशन ने 10 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बेचे और करीब 100 करोड़ गेम बेची। सोनी ने गेमिंग कंसोल वॉर जीत लिया था और गेमिंग अब उनके लिए एक सीरियस बिजनेस बन गया था। इसके बाद उन्होंने इस सफलता को प्ले स्टेशन 2 के साथ आगे बढ़ाया, जिसके 15 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिके, जो अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला गेमिंग कंसोल बन गया। गेमिंग के बाद अब उनकी नजर मूवीज इंडस्ट्री पर थी। 1989 में उन्होंने कोलंबिया पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इस मूवी स्टूडियो को $2 बिलियन में खरीद लिया। ये बाद में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट बन गया, जो आज के मेन 5 मूवी स्टूडियो में से एक है। 1998 में मार्वल बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, जो सोनी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। सोनी ने सिर्फ $7 मिलियन में मार्वल से स्पाइडरमैन फिल्म के राइट्स खरीद लिए। स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये एक बहुत ही सस्ता सौदा था, लेकिन ये सौदा जितना सस्ता है उतना ही चौंकाने वाला है, क्योंकि मार्वल की शर्त बस इतनी है कि जब तक सोनी हर 5 साल 9 महीने में एक स्पाइडरमैन मूवी रिलीज करता रहेगा, तब तक सोनी के पास हमेशा के लिए स्पाइडरमैन फिल्म बनाने के एक्सक्लूसिव राइट्स रहेंगे। सोनी पिक्चर्स ने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया और उनकी पहली स्पाइडरमैन फिल्म 2002 में रिलीज की, जिसमें टोबी मैगवायर थे। लगभग $14 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने $80 करोड़ कमाए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब सोनी ने स्पाइडरमैन को खरीदा, उस समय मार्वल ने सोनी को अपने सारे कैरेक्टर्स सिर्फ $25 मिलियन में ऑफर किए थे, लेकिन सोनी ने बिना कोई परवाह किए सिर्फ स्पाइडरमैन को खरीद लिया। आज MCU की $1 बिलियन की कमाई देखकर सोनी रिग्रेट करता होगा। सोनी एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहा था, लेकिन 2014 में गार्डियंस ऑफ पीस नाम के एक हैकर ग्रुप ने सोनी को हैक कर लिया। हैकर्स ने 100 टेराबाइट्स डेटा चुरा लिया, जिसमें सोनी के कर्मचारियों की निजी जानकारी से लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर फिल्म प्लान्स और इंटरनल ईमेल्स तक शामिल थे। कुछ ही दिनों में ये सारी जानकारी इंटरनेट पर लीक कर दी गई। ये हमला इतना बड़ा था कि इसने हॉलीवुड की नींव हिला दी और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में हलचल मच गई। तो सवाल उठता है, आखिर इसके पीछे कौन था? उस वक्त सोनी पिक्चर्स द इंटरव्यू नाम से एक कॉमेडी फिल्म रिलीज करने जा रहा था, जो नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन का मजाक उड़ाती थी। और फिर कुछ ही दिनों में FBI और खुद राष्ट्रपति ओबामा ने दुनिया के सामने बयान दिया कि इस हमले के पीछे नॉर्थ कोरिया है। हालांकि कई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को अभी भी डाउट है कि ये नॉर्थ कोरिया का काम था और इस हैक के डिटेल्स आज तक क्लियर नहीं है। फिर भी इस हैक ने उनकी रफ्तार को धीमा नहीं किया। सोनी ने लाइफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक कारों जैसे नए उद्योगों में विस्तार जारी रखा। इंडस्ट्री में सोनी का दबदबा आज भी कायम है, चाहे वो म्यूजिक हो, फिल्म हो, गेम हो या फिर एक शानदार कैमरा। सोनी हर जगह मौजूद है। सोनी के बिना ये दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आज है।
सोनी की कहानी एक सबक है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। एक रेडियो रिपेयर शॉप से लेकर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट ब्रांड तक का सफर ये बताता है कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।